बौद्ध, जैन, इस सब पर काम हुआ। जैन को लिख लीजिए। हाँ हाँ, जैन सर्किट। महावीर, जी हाँ, मेजर हेडिंग लगा लेना है, जैन सर्किट। जैन सर्किट कौन? महावीर। जैन सर्किट, महावीर को जानते हैं ना? वैशाली के कुंड ग्राम में जन्मा हुआ एक व्यक्ति, जिन्होंने अपने जीवन के 30वें वर्ष में संन्यास को स्वीकार किया। और आप देखो तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद, कहां, 42 वर्ष की अवस्था में जिरिम्बिका गांव, जमुई जिला, जी हाँ, जिरिम्बिका वर्तमान कौन सा जिला है? जमुई में है। जमुई में ज्ञान की प्राप्ति हुई और पूरे विश्व को उन्होंने 5 अपने महाव्रत या अणु व्रत से प्रभावित करने का काम किया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 उनके जीवन के आदर्श थे, जिस पर महावीर ने सब चीजों को किया। बाकी इसके पीछे की जो घटना है आप उसको एंशिएंट में पढ़ लो। अब बिहार में जैन से जुड़ा हुआ कौन कौन सा सर्किट हो सकता है? तो एक तो जैन का जन्म हो सकता है कि कहाँ महावीर का जन्म हुआ। दूसरा, उनकी घटनाएं, सो करके आइए। हाँ चलो ठीक है, तो जैन की ये चीजें निकल के आई। लिख लेना है जैन सर्किट को, 2-4 मिनट में फटाफट लिखो। हाँ, जन्म लिखवाइएगा हमसे, वो इतिहास का काम है भाई। वो इतिहास का काम है ना मेरे दोस्त, वो इतिहास वाले का काम है मेरे भाई। हमने तो आपको बाहर निकल करके पढ़ा देते हैं, इतना ही बहुत है। आपको लगातार पढ़ाते रहते हैं ना जी, कि जैन के क्या सिद्धांत थियरी रहे, पहला जैन संगति कहाँ हुई, कहाँ पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली, राजगीर हुआ था जी। पाटलिपुत्र में हुआ 298 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र में हुआ। चंद्रगुप्त, सुनो, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। और इसी के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य पलायन कर गए। कहां? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में, जहां विशाखाचार्य के नाम से उन्होंने अपने को जैन धर्म की दीक्षा ली। और फिर संथारा या सलेखना विधि से, संथारा या सलेखना विधि से क्या हुआ? संथारा या सलेखना विधि से उन्होंने अपने शरीर का प्राण त्याग दिया था। एक बात ये भी निकल गया ही, चलो लिखो, थोड़ा सा लिखिए। जैन सर्किट सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। वैशाली, वैशाली में, वैशाली, वैशाली में वैशाली, वैशाली में। उसके बाद पावापुरी। पावापुरी किस लिए फेमस है भाई? बुद्ध की मृत्यु हुई थी यहीं पर पावापुरी में। पावापुरी, मदार हिल, बांका, बांका में है ना मदार हिल। मंदार हिल, किताब में तो बांका दिया हुआ है सब। हाँ, पावापुरी तो नालंदा ही है, लेकिन मदार हिल बांका में है। मदार हिल बांका में है। हाँ, बुद्ध, यहाँ महावीर ने अपना समय कुछ बिताया था जो है, इसलिए वो बहुत फेमस रहा है। और राजगीर नालंदा में, राजगीर नालंदा में ये भी जैन सर्किट है। नाथनगर भागलपुर, नाथनगर बोर्ड पर लिखे। हाँ, नाथनगर भागलपुर, नाथनगर भागलपुर का है। चंपानगर, ये भी भागलपुर में। चंपानगर,
भागलपुर में। चलो गांधी सर्किट पर भी थोड़ी बातें करनी है। गांधी सर्किट, गांधी सर्किट, गांधी सर्किट में क्या मिलेगा सर? तो गांधी जिन क्षेत्रों में रहे वो गांधी सर्किट है। अब गांधी का तो पूछना ही नहीं है, क्या जितनी बातें करें उतनी ही बातें कम होगी, कम होगी कि नहीं? गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व जिस पर तो सप्ताह भर का व्याख्यान हम खुद दे सकते हैं, और उस धनी पर्सनालिटी पर इसलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, केवल इस पर लिखवा देते हैं, ठीक है। गांधी जिन्होंने अपने जीवन में भारत में पहली अपने सत्याग्रह की प्रयोगशाला बनाया चंपारण को, अपने सत्याग्रह की प्रयोगशाला बनाया चंपारण को, और यहीं से उस सत्याग्रह तकनीक को पूरे देश में इन्होंने प्रसारित किया। और देश के हर एक खंड में देखो तो गांधी में चंपारण की झलक दिखती है, और गांधी में बिहार की एक अलग संस्कृति दिखती है। चाहे कहीं चले जाएं, वो गुजरात भी गए तो उनमें एक बिहारी था, समझ रहे हो। अहमदाबाद में चले गए, 1917 में चंपारण थे, 1918 15 मार्च को अहमदाबाद में, और वहां भी उनमें एक बिहारी का जिद्द, नहीं मानेगा, भूखे बैठ जाएंगे, यहीं पर हड़ताल कर दिया। फिर उसी 22 मार्च को खेड़ा में थे, नहीं पहले अहमदाबाद, 15 मार्च को, मैं डेट देके बोल रहा हूं तब वो नहीं कर रहा है सब। तो सेठ गलती करेगा तो हम क्यों गलती करेंगे भाई? मैं डेट दे रहा हूं ना कि 15 मार्च 1918 अहमदाबाद में, अब 22 मार्च 1918 को खेड़ा में थे। एक्चुअली बहुत नजदीक है, एक सप्ताह की घटना है, इसलिए दोनों चल जाता है, दोनों गुजरात में है। अब छोटी छोटी किताबों में मार्च लिख दिया होगा तो दिक्कत है भाई, तो क्या करोगे आप, ठीक है। चलिए, अब वहां भी उनमें एक बिहारी दिखा, देखना। लेकिन एक चीज तो है कि वो किसी मामले को समझौता करने में एक बिहारी नहीं थे, इसमें एक गुजराती थे, इसमें एक गुजराती थे। ये कैसे कैसे इस मामले से निपटना है, उसमें बिहारी नहीं थे, नहीं है। 12 फरवरी 1922 जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो दिल्ली के चांदनी चौक पर गांधी पर मुकदमा चला था, चांदनी चौक दिल्ली में। जज ने कहा कि गांधी तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है, लोगों को भड़का करके, इसलिए देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं होना चाहिए, अपनी सफाई दे दो। गांधी ने अपनी सफाई में एक लाइन बोला है कि यदि ऐसे देशद्रोही काम हर दिन करना पड़े तो हमें मंजूर है, हम इसके लिए माफी नहीं मांगते हैं। और जबरदस्त दोनों में तर्क वितर्क हुआ। सरोजिनी नायडू ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गांधी के जीवन का एक अद्वितीय क्षण था जब एक कटघरे में खड़ा हुआ दोषी में जज नजर आ रहा था और इजलास पर बैठा हुआ व्यक्ति अपराधी की तरह देख रहा था। यह कॉन्फिडेंस था गांधी का। और फिर उस जज ब्रूमफील्ड नाम का जज था, उन्होंने लिखा है कि मैं दुनिया का दूसरा बदनसीब जज हूं कि गांधी को सजा देना पड़ रहा है। एक बदनसीब जज था जिसने सुकरात को 20 का प्याला पीना सुनाया था, और दूसरा बदनसीब जज मैं हूं, उसने अपने जजमेंट में इस लाइन को लिख दिया। वो गांधी की विचारधारा रही है। हमको जब गांधी मिलते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूं कि कितना बता दूं अपने विद्यार्थियों को, लेकिन समय इजाजत नहीं करता है, क्योंकि मैं स्पेशल गांधी पर, हाँ आज मैं यूट्यूब पर भी गांधी पढ़ाने वाला हूं, उस पर ज्यादा बात करेंगे ना, खुला मंच होगा है। हाँ सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे मे भी 1 बजे, हाँ लेकिन मजा नहीं है उसमें, हमको नहीं लगा। अब हमको लिख के पढ़ाना है, सब्जेक्टिव पढ़ाना है ना, तो उसको लिख के पढ़ाना है। पीपीटी लगवा देते हैं तो उसमें हमको भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अब विद्यार्थी को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ बोर हो गया अब हमको, हाँ वो लिख के पढ़ाएंगे, जितनी बातों को पढ़ाना है उसको लिख के पढ़ाना है। हाँ
पंडित जी कितना कितना होशियार आदमी है आप, ये सब ज्ञान कहाँ से लेके आए? सबसे सबके सब नमूना है, सबसे अच्छा है मेरा ऑनलाइन वाला। तुम लोगों को दिक्कत कुछ नहीं ना चल रहा है रे भाई? आए, चलिए लिखे रामायण सर्किट। कौन सा सर्किट है? गांधी सर्किट। बात करो गांधी सर्किट पर। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण। बेतिया पश्चिमी चंपारण। वृंदावन पश्चिमी चंपारण। जी हाँ, यहाँ नवोदय विद्यालय भी है बिहार में, वृंदावन में। वृंदावन। सदाकत आश्रम पटना, सदाकत आश्रम पटना। गांधी संग्रहालय पटना, गांधी संग्रहालय पटना। और एक और उन्होंने आश्रम बनवाया है बिहार में, भीतिहरवा आश्रम, जहां वो रहते थे मां कस्तूरबा के साथ। भीतिहरवा आश्रम पश्चिमी चंपारण। भीतिहरवा 1917 में बनाया था। बोर्ड पर लिखिए क्या? भीतिहरवा। यहाँ देखो, गांव का नाम है रे भाई। हाँ, भीतिहरवा पश्चिमी चंपारण में है। 1917 में ये 1917 में ही उन्होंने बनवाया है भीतिहरवा आश्रम को। अब वो इतिहास खंड में सीधे सीधे प्रवेश हो जाएगा ना, मैं घुसाइए हमको। सुनो, रुको। ये भीतिहरवा आश्रम में एक अधिकारी था, एलिस। वो एलिस नाम के अधिकारी ने इस भीतिहरवा आश्रम में आग लगा दिया था कि गांधी को मार दिया जाए, सुतले में आग लगवा दिया। लेकिन गांधी का भी किस्मत जबरदस्त का किस्मत माना जाएगा। उस दिन बगल के गांव में जाके सोए थे। वो दूसरी घटना है, वो तो दूध वाली घटना है। वो दूध वाली घटना में गांधी को बतख मियां ने बचा दिया। और बाद में एलिस अधिकारी होता था चंपारण का, वो कहा कि हर बार नाक में दम कैले है। एक छोटी सी कुटिया थी जो खरपतवार की कुटिया थी, उसी में गांधी रहा करते थे मां कस्तूरबा के साथ। तो कस्तूरबा गुजरात गई थी और गांधी यहाँ अकेले थे। अब बगल के गांव से ऑफर आया कि बाबा आज मेरे यहाँ भोजन हो जाए। अब वहां गए बाबा भोजन करने, संयोग से उन्हीं वहीं पर बिछावन लगा दिया गया। बाबा रात में सो गए, और सो गए तो रात में एलिस आकर के अधिकारी ने आग लगाया। आग लगाया तो कुटिया जल गई, बाबा बच गए। फिर बाबा ने कहा कि अपनी हाथ से एक नई कुटिया बनाएंगे। तो एक वहां ठेकेदार हुआ करता था, उस ठेकेदार ने एक गड़ी ईंट गांधी को डोनेट किया। और कस्तूरबा भी आ गई, तो कस्तूरबा ने अपने हाथ से मिट्टी का मसाला बनाया और गांधी ने एक घर बनाया है। कहा जाता है कि उस घर को गांधी ने अपने हाथों से बनाया है और आज भी बिहार सरकार उसको संरक्षित करके रखी हुई है, कवर करके चारों तरफ से रखा हुआ है कि ये घर एक आने वाले पीढ़ियों तक जाए कि बाबा ने कैसे इसमें मजदूरी किया था, इस चीज़ों के लिए है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, बेतिया में नौकरी हो तब ये सब घूमना। आगे लिखो, शक्ति सर्किट। शक्ति सर्किट, शक्ति सर्किट, शक्ति सर्किट समझते हो ना? हाँ, जो माँ दुर्गा से रिलेट करके हो, शक्ति सर्किट, शक्ति सर्किट, शक्ति सर्किट। ठीक है, शक्ति सर्किट। मुंडेश्वरी स्थान कैमूर। जी हाँ, मुंडेश्वरी स्थान कैमूर, मुंडेश्वरी स्थान कैमूर। थावे गोपालगंज, श्यामकली दरभंगा, श्यामकली, श्यामकली दरभंगा। देखना है, बस वाला लिख के घुमाता है। बखोरापुर वाली कहाँ?
भोजपुर, बखोरापुर वाली, भोजपुर, भोजपुर, बखोरापुर वाली। कहाँ है बखोरापुर वाली? हाँ भोजपुर में है। बखोरापुर वाली का स्थान भी भोजपुर में है मेरे भाई। बखोरापुर वाली ये भोजपुर में है, बखोरापुर वाली। इसके बाद जो है जो ज्यादा फेमस है, मत्स्य गंधा रक्त काली मंदिर। मत्स्य गंधा, मत्स्य गंधा, गंधा रक्त काली मंदिर, काली मंदिर है। मत्स्य गंधा रक्त काली मंदिर, ये कहाँ है? सहरसा में। मत्स्य गंधा रक्त काली मंदिर कहाँ का है? सहरसा का है। चंडी स्थान मुंगेर में। चंडी स्थान मुंगेर में। फटाफट खत्म करना है, 2 मिनट लिखिए। मुंगेर में। तारा चंडी लगा दे तो रोहतास। पटन देवी पटना, इसमें तो पूछना ही नहीं है। शिव सर्किट में किसे डेवलप किया गया है? शिव सर्किट में किसे डेवलप किया गया है? देखो शिव सर्किट में बैजू धाम गया, जी हाँ बैजू धाम गया, जी हाँ शिव सर्किट। बैजू धाम गया। महेंद्रनाथ सारण, महेंद्रनाथ सारण, महेंद्रनाथ सारण। ब्रह्मेश्वर नाथ बक्सर, ब्रह्मेश्वर नाथ बक्सर। गरीबनाथ मुजफ्फरपुर, गरीबनाथ मुजफ्फरपुर। कोटेश्वर धाम गया, कोटेश्वर, कोटेश्वर धाम गया। सिंहेश्वर धाम मधेपुरा, कुशेश्वर कहाँ है? दरभंगा में, जी हाँ विद्यापति वाला। सिंहेश्वर जहानाबाद, सिंहेश्वर जहानाबाद। मधेपुरा भी है, तो ये नाम चलते रहते हैं दो दो जगह। मंदिरों के नाम में कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, ठीक है। दरभंगा, गया, कोटेश्वर हो गया है सबका। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा भाषा पर बात करनी थी आपसे, करें क्या? हाँ सर्किट तो हो गया, थोड़ा भाषा पर बात करना था। हाँ कल थे तो कल नहीं थे तो आज पूछने के हकदार हैं जी। तो कल ही सब बात इस पर हुआ है, एकदम पोस्टमार्टम हुआ है इसका। अब बड़गांव के भागवत बनाइएगा कि रोज क्या अध्याय। देखो एगो मेरे गांव क्षेत्र में एक जगह है बड़गांव, गांव का नाम याद रहेगा बड़गांव। अब बड़गांव में एक सामूहिक भागवत का आयोजन हुआ कि पूरे गांव के लोगों ने कहा कि हम लोग भागवत सुनते हैं। पंडितों का एक टीम आया भागवत कहने के लिए। भागवत का शुभारंभ तो हो गया और पहला दिन का अध्याय भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। संयोग से दूसरे दिन के भागवत में कुछ विशिष्ट लोगों का आगमन हो गया। अब फिर गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि पंडित जी भागवत अब कल वाला जो हुआ था ना फिर आज शुरू से करिए। तो क्यों आता कुछ विशेष लोग आ गए हैं।
फिर भागवत शुरू हुआ, उस दिन भी पहला अध्याय समाप्त। कल होकर के लोगों ने सुना कुछ और उनसे ज्यादा विशिष्ट लोग कि उस गांव में बड़ा अद्भुत भागवत हो रहा है, तो वो लोग सब जो विधायक टाइप का आदमी, वो लोग भी पहुंच गया कि भागवत हम लोग भी सुनते हैं। फिर निर्णय यही हुआ कि भागवत शुरू से हो। 1 महीना भागवत चला, आज सब दिन शुरू से हुआ। तो आज उदाहरण बना हुआ है कि बड़गांव के भागवत मत कहवाइए, ठीक है। हाँ हाँ, सर्किट मतलब होता है कि जो नाम लिखवाया गया है उससे जुड़ा हुआ बिहार सरकार ने कौन कौन सा टूरिस्ट पैलेस घोषित किया है, जहां आप जाकर के घूम सकते हो, अपना फुर्सत का समय बिता सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, उस समय को बिताया गया है वहां पर। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। भाषा, भाषा कौन कैसे पढ़ाई करते हैं जी? लैंग्वेज। ये भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है, निश्चित रूप से। सुनो, भाषा एक माध्यम है जिससे कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता हो, वह भाषा कहलाता है। क्या दिक्कत है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या संकेतों के द्वारा अपनी विचार प्रकट करता हो, वह भाषा कहलाता है। सुनिए, 2 चीज आएगा, एक लिपि और दूसरा भाषा। एक लिपि और दूसरा आता है भाषा। एक लिपि और एक भाषा, ठीक है। लिपि और भाषा। प्रत्येक लिपि की कोई ना कोई भाषा होती है, मतलब भाषा बिना लिपि नहीं होगा। लेकिन जिसे लिख करके बताते हैं, लेकिन प्रत्येक भाषा को लिपि मिले ये नसीब की बात नहीं है, मुश्किल है। जिस भाषा को जितनी अच्छी लिपि मिली, उस भाषा ने उतनी बड़ी ऊंचाई को प्राप्त किया। जिसको लिपि नहीं मिली, वह आज भी अभी संक्रमित क्षेत्रों में जी रहा है कि नहीं है? और भाषा, बहुत सारे सांकेतिक भाषा भी होते हैं। गांव में भाषा तुम लोग सीख करके रखा है, नहीं है? हाँ, आंख मार देना ये भी एक भाषा है ना। माने किसी को कुछ बता देना, इशारा करना, इशारा करना, तो इशारा करना भी तो एक भाषा है ना। गांव के लोग कहता है कि हम समझते हैं तुम्हारा इशारा को, है कि नहीं है? कि कौन इशारा पर क्या होता है। और आज उसी इशारा पर कुछ आदमी अभी बचपन से अध्ययन कर रहा है कि हम भी इशारे का मतलब समझ ले, ऐसे समझ में नहीं आता है। चलो, लिपि और भाषा। अगर आप भाषाओं की बात करो तो सबसे पहले हड़प्पाई काल की भाषाएं आपको देखने में मिलेंगे। लेकिन हड़प्पा काल की भाषाओं के बारे में हम लोगों को बहुत जानकारी नहीं है, बहुत डीप नॉलेज नहीं है। कारण क्या है कि उस काल की जो लिपि थी, वह लिपि चित्राक्षर थी। चित्र और अक्षर के मेल से बना था। और यही कारण है कि हम उस काल के लिपि को नहीं पढ़ सके। जिसमें देखोगे कि सबसे ज्यादा मछली का चित्र आता है। अब उसका मतलब क्या होता था मछली का उस समय, अब ये आप और हम जानते हैं? नहीं जानते हैं। भाषा जो मनुष्य के हाव भाव में आना शुरू किया, तो आप देखोगे पहले प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, फिर तृतीय प्राकृत। और प्राकृत के बाद पाली भाषाएं विकसित हुई। पाली के बाद टूट करके अपभ्रंश बने, और अपभ्रंशों के बाद ही हिंदी भाषा का विकास हुआ, जिस हिंदी को देवनागरी लिपि मिली। और इस देवनागरी लिपि से हिंदी भाषा आज विकसित होकर के यहां तक पहुंचा है। अब अपना बिहार क्या है? तो सर जो बिहार रीजन है ना, ये बिहार रीजन हिंदी भाषा का क्षेत्र है। बिहार रीजन हिंदी भाषा का क्षेत्र है, हिंदी भाषा का रीजन है। हिंदी भाषाएं
यहां प्रचलित रही। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उस क्षेत्रीय भाषाओं ने अपनी एक अलग पहचान बना दी, जिसमें मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंबिका और बज्जिका, ये 5 भाषाओं का नाम याद रखना है। तो मैं ना आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं ना उर्दू पढ़ाने वाला हूं। बिहार स्पेशल में सीधे बात करेंगे बिहार के क्षेत्रीय भाषा पर। ठीक है, बिहार की क्षेत्रीय भाषाएं 5 है। मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, अंबिका है और बज्जिका है। तो मेजर हेडिंग लगा दो, बिहार में बोली जाने वाली प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं। बिहार में बोली जाने वाली प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं। नंबर 1 में है मैथिली। एक एक करके डिस्कस करते चलिए ना। मैथिली, अब देखो मैथिली क्या है मेरे भाई, कि मैथिली ये आम लोगों का पहले डेवलप नहीं हुआ था। इसे राज परिवार की भाषा कहा जाता है, जिसको सामान्यतः अपना मिथिला क्षेत्र, नेपाल के तराई क्षेत्र और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मैथिली भाषा का प्रवाह है या बोला जाता है। प्रारंभ में इसकी लिपि मिथिलाक्षर थी, इसकी लिपि मिथिलाक्षर थी, लेकिन बाद में इसको एक नई लिपि मिली, और वह लिपि कौन सी है? देवनागरी। मिथिलाक्षर, रुको, मिथिलाक्षर लिपि को कौन सी? देवनागरी लिपि मिल गई इस मिथिला को, और इसने एक नई ऊंचाई को प्राप्त किया। सबसे बड़े इस भाषा के कवि कौन है? विद्यापति। सबसे बड़े कवि हैं विद्यापति। दरभंगा के महाराज के यहाँ वो राज कवि हुआ करते थे विद्यापति, और विद्यापति ने जो प्रमुख रचनाएं की है वो कृतिलता, कृति पताका, पुरुष परीक्षा, गोरक्षा विजय और पदावली, ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रही है। फिर मैथिली साहित्य में कुछ और लोगों का योगदान रहा है, वैद्यनाथ मिश्र का, और मैथिली साहित्य में और लोगों का प्रमाण मिला है। ये कुछ कुछ पत्रिकाएं भी निकलती रही, और बाद में तो इन्होंने एक साहित्यिक भाषा को प्राप्त किया। कब इसे बिहार के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? कल पढ़ाए जी। भारत की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? कल पढ़ाए हैं। हाँ, 92वां संविधान संशोधन में 92 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे बिहार की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, हाँ, वाह, अद्भुत, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है ना, एकदम सही है। अवार्ड मिलना चाहिए। लकड़ी का मेडल बनवाते हैं, सबको बटाएगा, है कि नहीं? लोहा का नहीं, लकड़ी का। हाँ आए बुढ़े हुए भाई उस सब पर। उसमें लगे, उसमें लगे। हाँ। चलो ठीक है, मैथिली पर पहले बात कर। मैथिली भाषा कैसे बहुत कैसे बोलते हैं जी? की हाल छे, बहुत निक लागे छे। अहाँ के की हाल छे? कौन है मैथिली का इसमें कोर मैथिली? जो तो मिक्सअप है, नहीं है आज। आई पंडित जी, कौन सी का पूजा चल रहा है? अच्छा, आप हैं मधुबनी की। तो अहाँ के की हाल छे, हम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो है, बोला ना, बोलिए बोलिए। हाँ यार, ठीक छे। बहुत निक लागे छे।
ऐसे भी बोलते हैं ना। हाँ, ये ठीक है ना। हाँ, अच्छा, बहुत निक बोले छे। अहाँ के की हाल छे? नहीं, छोड़िए, अब नहीं सीखेंगे, अभी क्लास का समय बहुत कीमती है, इसमें सीखने का काम नहीं होगा। चलिए, थैंक यू। कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे इन लोग से। आगे चलिए, मैथिली लिखो। मैथिली आर्य परिवार की भाषा है। मैथिली आर्य परिवार की भाषा है। आर्य, आर्य। क्योंकि क्योंकि इसका पहला प्रमाण रामायण से प्राप्त होता है। इसका पहला प्रमाण रामायण से प्राप्त होता है। इसका पहला प्रमाण रामायण से प्राप्त होता है। जहां मिथिला नरेश, जहां मिथिला नरेश राजा जनक की राजभाषा मैथिली थी। जहां मिथिला नरेश राजा जनक की राजभाषा मैथिली थी। मिथिला नरेश राजा जनक की राजभाषा मैथिली थी। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। इस भाषा के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति को माना जाता है। जिन्होंने विद्यापति को माना जाता है, जिन्होंने कृतिलता, जिन्होंने कृतिलता, कृति पताखा, कृतिलता, कृति पताखा, कृति पताका, पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा, गोरक्षा विजय, गोरक्षा विजय और पदावली की रचना की, और पदावली की रचना की। आगे बढ़ना। भोजपुरी, भोजपुरी 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 किस क्षेत्र की भाषा है? बिहार के उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में बोले जाने वाली एक भाषा है। हमने एक रीजन भी बताया था कि सुनो, एक ही बार पकड़ लेना कि उधर चल के पश्चिमी चंपारण और नीचे आकर के रोहतास तक जितना डिस्ट्रिक्ट है सब में बोला जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी का उदय कहाँ से हुआ? भोजपुर से। माना जाता है कि भोजपुर से भोजपुरी का उदय हुआ है। अब भोजपुरी में ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा इसके कुछ साहित्यकार और उनके कृतियों को। जैसे भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। भोजपुरी का शेक्सपियर कौन है? हाँ, ये शेक्सपियर है भिखारी ठाकुर। और भिखारी ठाकुर की रचना क्या है? विदेशिया। इसकी फेमस रचना कौन रही है? विदेशिया। तो एक लाइन में लिखिए, एक ही लाइन में खत्म करो। भोजपुरी का विकास भोजपुर से माना जाता है। जो बिहार के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। बिहार के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। बिहार के कौन क्षेत्र में बोला जाता है? उत्तरी और
पश्चिमी क्षेत्र में बोला जाता है। क्या कमाल की बात है। एक तरफ लिख लेना रचनाकार और दूसरे तरफ लिख लेना कृति। एक तरफ लिख लेना रचनाकार और दूसरे तरफ लिख लेना कृति। रचनाकार और कृति, रचनाकार और कृतियां। तो रचनाकार किसे? भिखारी ठाकुर। रचना क्या किया इन्होंने? विदेशिया। ब्रैकेट में लिख लेना भोजपुरी का शेक्सपियर। रचनाकार में भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर। कृति क्या है इनकी? विदेशिया। दूसरा है हिमांशु श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, हिमांशु श्रीवास्तव। नदी फिर बह चली, नदी फिर बह चली। मधुकर मिश्र ने लिखा है अर्जुन जिंदा है। मधुकर मिश्र क्या लिखा है उन्होंने? अर्जुन जिंदा है, अर्जुन जिंदा है। आइए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कवि आई इसका रचना अब वो ढूंढ दिया गया ना, क्वेश्चन इसी से अक्सर पूछे जाते हैं। किसने लिखा है अर्जुन जिंदा है? मधुकर मिश्र ने। अर्जुन जिंदा है किस भाषा का साहित्य है? ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, देखो विद्यार्थी खुद से भी मेहनत करे तो सफल हो सकता है, लेकिन उसको अपना मेहनत 2-3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको अब ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि पूछता क्या है, और जहां पूछता है वहीं पर अटैक करना है। क्लास की इस जमाने में जहां कंटेंट हर जगह बह रहा है, आज कंटेंट की पढ़ाई थोड़े है। आज पढ़ाई है बस निशाना का, कि कहां मारोगे तो ही मरेगा। राम ने रावण पर सहस्त्रों बाण चला दिए, नहीं मरा, आ गया नाभि में छुपा लेके प्राण, हुआ मारिए बॉस, तब मरा है ना। तो इसलिए आज पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई कंटेंट के लिए मत करो, कंटेंट तो बहुत, अब इस जमाने में कंटेंट का कमी है। ये एक बार टेलीग्राम उठाओ, व्हाट्सएप उठाओ, अब तो हम लोगों के क्लासेस फेसबुक पर दिन भर चलते हैं। मैंने जो क्लासेस लेते हैं ये फेसबुक पर भी चलता है। नहीं, चलते रहता है फेसबुक पर, जब भी यूट्यूब पर भी चलता है और फेसबुक पर भी चलता है। तो कोई फेसबुक चला के भी चाहे पढ़ना तो वो से पढ़ सकता है, कंटेंट की बात नहीं है। अब बातें है क्या कि उसमें से सेलेक्ट करके, पता है आपको ओवरडोज भी बहुत खराब होता है, सुने हैं कि नहीं? ओवरडोज सबसे खराब है। तो इतना ज्यादा कंटेंट मिल जा रहा है कि लड़का सबको ओवरडोज हो जा रहा है, समझे में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। ठीक है? कौन चीज? तू ना मनवा। चलो आगे बढ़ा, कुछ बातों का और लिखो। केदारनाथ मिश्र ने लिखा है कैकई और ज्वाला को। केदारनाथ मिश्र ने लिखा है कैकई और ज्वाला को, कैकई और ज्वाला को, कैकई और ज्वाला को। कैकई को जानते हैं ना? हाँ, रामायण वाली कैकई। कैकई राम की एक सौतेली मां कहना ठीक नहीं है, छोटी बड़ी मां जो कहना है कह दो, क्योंकि एक रचना है, सुनो, बड़ा बढ़िया रचना है, शायद फरीश्वर नाथ रेणु का। उन्होंने कैकई को बचाने का कोशिश किया है, कैकई को बचाने का कोशिश किया है कि एक मां की, एक ज्वाला भी एक अलग रचना है, ज्वाला भी एक अलग रचना है। आगे बढ़ लें। अब बताओ भोजपुरी जो है किन किन क्षेत्रों में बोला जाता है? अरे ये तो हो गया अपने बिहार छोड़ करके, और मॉरिशस में, त्रिनिदाद में, फिजी में, गुयाना में और सूरीनाम में, इन देशों में भी भोजपुरी बोला जाता है।
सुनो, सबसे ज्यादा तो समस्या है मॉरिशस और त्रिनिदाद में। पता है आपको, औपनिवेशिक काल में यहां से बिहारी मजदूरों को लाद करके ले गए वहां पर जंगल साफ करने के लिए, क्योंकि मच्छर वाला जंगल था, बड़ा बड़ा मच्छर था। सोचा गया इसको कौन काटेगा, तो बिहारी इस जंगल को काट सकता है, बिहारी में वो जज्बा है। लेकिन बिहारी में एक चीज और आता है कि वो जहां जाता है वहां दूसरा कोई नहीं रहता है, इसलिए तो मराठी भगाते रहते हैं ना। उनको इतिहास वो सब पढ़े हैं, उनको पता है कि अगर बिहारियों को फ्री कर दिया जाए तो कल महाराष्ट्र पर मराठियों का नहीं बिहारियों का कब्जा होगा, बॉलीवुड में बिहारी होगा। और इसलिए हमारे यहां से एक लाल निकला भी तो नहीं, तो कब्जा तो कर ही दिया था सब, है कि नहीं है कबीर। हमने अब आज जो है ये बादशाह का ताज छीन गया होता है इतना दिन में, बादशाह इसके घर लटका होता नहीं, लटका होता। क्या जबरदस्त का उस व्यक्ति में टैलेंट था, असम्मान हो। सबने देखा है कि नहीं उसका मूवी? कौन मूवी? छिछोरे, सबसे अच्छी मूवी उसकी थी छिछोरे। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था छिछोरे, उस साल ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था छिछोरे। ठीक है, छोड़ो हटाओ, अब बोलने लगेंगे तो ढेर बोल देंगे। नहीं, मत बोलवाओ, मत बोलवाओ। लिखो मगही, लिखो मगही। हाँ लिखो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या बोली जाती है, कुछ कह रहा है, देशवा का नाम लिखा दीजिए सर। हाँ तो बातें मॉरिशस पर कर रहे थे ना मेरे दोस्त। मॉरिशस में बिहारी तो गए, वहां के जंगलों को साफ कर दिया, लेकिन वहां के मूल निवासी को भी साफ करके आज भी मॉरिशस त्रिनिदाद में राष्ट्राध्यक्ष के रूप में शुमार होते हैं कौन? बिहारी। वहां का प्रधानमंत्री बिहारी, राष्ट्रपति, भाषा भोजपुरी, गर्व से बोली जाती है वहां पर भोजपुरी। राष्ट्रीय भाषा के रूप में उन्होंने पहुंचा दिया है भोजपुरी को। इसलिए मेरे भाई, कोई भी भाषा खराब नहीं होती है। आज एक लाइन भोजपुरी का बहुत अपमान होता है, इसलिए बोलना पड़ेगा कि कोई भाषा खराब नहीं होता है, खराब होते हैं उस भाषा के फॉलोअर्स, खराब होते हैं उस भाषा के रिप्रेजेंटेटिव जो उस भाषा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज हमारे भाषा का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? भिखारी ठाकुर की आत्मा चली गई, भरत शर्मा इस दुनिया में पता ना है कि निकल गए है। हाँ, लेकिन उन लोगों के पास से इसका प्रतिनिधित्व निकल गया। अब ये पहुंच गया ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, है कि नहीं है? हाँ, ये सब कौन झा है, कौन कुमारी है, कौन ये है कि नहीं है? हाँ, जो है एक लेडीज है इधर दरभंगा की तरफ की झा है, एक वो भी तन्या झा। हाँ, सच बोल रहे हैं। देखो, ऐसे लोगों को बुला करके गांधी मैदान में उल्टा लटकवा देना चाहिए कि आप एक भाषा को ऐसे नहीं मर्यादित कर सकते हो। माना भोजपुरी द्विअर्थी भाषा है, तो इसका मतलब ये थोड़े कि आप ऐसे ही करोगे। छोड़ो हटाओ, बहुत गड़बड़ है। आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करो और भगत सिंह जो है भरत शर्मा टाइप के लोगों को इस भाषा में एंट्री दिलाओ, कल से ठीक ठाक हो जाएगा, है कि नहीं है? हाँ, बहुत अच्छी बात है ना। सब आदमी है, उहे तो इसका जो है चीर हरण शुरू किया, और आज इसका चीर हरण यहां तक पहुंच गया कि सुनता सब है। इस बिहार का कोई एक आदमी नहीं है जो नहीं सुनता हो, सुनता सब है, लेकिन छुपा छुपा के, और रिप्रेजेंट करता है कि हम नहीं। अरे जब नहीं सुनता है तो 100 मिलियन आता कहां से है? उस सबको 300 मिलियन कहां से आता है बताइए? तो सुनता सब है, लेकिन सब छुपा के, ईयरफोन लगा के, है कि नहीं है? रात में सो के इस समय सुनता है और रील बनाता है सब। हटाओ, हाँ छोड़ो, कौन बनाता है नहीं, आगे बढ़ो। तो भोजपुरी में बातें हो गई। मॉरिशस में है, त्रिनिदाद में है, फिजी में है, गुयाना में है, सूरीनाम में है, सूरीनाम में है, सूरीनाम में है। ठीक है, आगे बढ़ा ले। थोड़ा सा बात कर देते हैं मगही पर। लिखो मगही, मगही
इस भाषा के प्रसिद्ध कवि ईशान है। ईशान है। ईशान ईशान है। इसका विकास मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के साथ हुआ। उत्कर्ष के साथ हुआ। बुद्ध और महावीर दोनों ने बुद्ध और महावीर दोनों ने बुद्ध और महावीर दोनों ने अपना उपदेश मगध क्षेत्रों में मगही में दिया है। मगध क्षेत्रों में मगही में दिया है। लेकिन अगर पूछे बुद्ध ने पहला उपदेश किसमें दिया था? पाली भाषा। हाँ, पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने सारनाथ में जो दिया था उसकी भाषा प्राकृत थी। हालांकि उस उपदेश को लिखा गया था पाली भाषा में। उन्होंने बोला था प्राकृत में और लिखा गया था पाली भाषा में। इसलिए बार बार परीक्षा में क्वेश्चन फंसा देता है, बढ़िया परीक्षा में लाके ये फंसा देता है। अब विद्यार्थी लगता है भटकने, ये बात ठीक नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अंगिका। अंगिका, यहां अंगिका भाषा है भाई। यह बिहार के अंग प्रदेश अर्थात भागलपुर क्षेत्रों में बोली जाती है। बिहार के अंग प्रदेश अर्थात भागलपुर में बोला जाता है। इसे भागलपुरी के नाम से जानते हैं। इस भाषा की महत्वपूर्ण रचनाएं चाहे प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। इस भाषा की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। इस भाषा की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। एक तरफ लिखना रचनाकार और दूसरे तरफ कृति। एक तरफ रचनाकार और दूसरे तरफ लिख लेना कृति। नरेश पांडे, हाँ रचनाकार में नरेश पांडे। नरेश पांडे ने लिखा है विशाखा को। नरेश पांडे की रचना क्या है? विशाखा। जगदीश पाठक तीर्थ यात्रा। जगदीश पाठक ने लिखा है तीर्थ यात्रा को। तीर्थ यात्रा को लिखा है जगदीश जी ने। जगदीश पाठक ने लिखा है तीर्थ यात्रा को। तीर्थ यात्रा, यात्रा यात्रा तो हिंदी हो गया ना, इसी को अंगिका में यात्रा बोला जाता है। ठीक है। और है परशुराम ठाकुर भाग्य रेखा। परशुराम ठाकुर भाग्य रेखा। परशुराम ठाकुर क्या लिखा है उन्होंने? भाग्य रेखा को लिखा है। जी हाँ, परशुराम ठाकुर ने भाग्य रेखा को लिखा है। परशुराम ठाकुर ने क्या लिखा? भाग्य रेखा को लिखा है। परशुराम जी ने
भाग्य रेखा को लिखा है साथियों। वज्जिका को लिख लो, वज्जिका, वज्जिका। वज्जिका नाम से ही पता चल रहा है क्या वज्जिका कहाँ की है? हाँ, तो देखो विश्व की पहली लोकतंत्र गणतंत्र की भूमि वज्जी यानी वैशाली, इन्हीं क्षेत्रों में वज्जिका है ना। लिखो वज्जिका। यह वज्जी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है, वज्जी क्षेत्रों में बोली जाती है। वज्जी क्षेत्रों में बोली जाती है। राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम वज्जिका दिया था। राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम वज्जिका दिया था, वज्जिका दिया था। राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम वज्जिका दिया था। राहुल सांकृत्यायन को जानते हो, नाम सुने हो क्या? राहुल सांकृत्यायन ने छपरा या सारण क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। राहुल सांकृत्यायन, वही तो है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, बहुत बड़ी नाम है उनके। छपरा, सारण। बिहार के कुछ कवि हैं, उन कवियों के बारे में थोड़ा आप पढ़ करके रखेंगे तो बड़ी आपको सहूलियत मिलेगी। अगर कहोगे तो उनका नाम लिखवा के छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर आदेश करोगे तो पढ़ाना पड़ेगा। क्या करें? जैसे फणीश्वर नाथ रेणु, अक्सर कुछ ना कुछ बातें इनसे पूछे जाते हैं। लिख लो, एक लिस्ट बना लो, अगर कहोगे तो इनको पढ़ लेना, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा। लिखो फणीश्वर नाथ रेणु, फटाफट एक लिस्ट बना लीजिए, किसको किसको पढ़ के रखना है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़िए। फणीश्वर नाथ रेणु, रामधारी सिंह दिनकर, देवकी नंदन खन्नी, देवकी नंदन खन्नी, देवकी नंदन खन्नी, खन्नी खन्नी, जी हाँ, खत्री, खत्री है, हाँ खत्री, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। पहले मैं कवियों को पढ़ा देता हूं, उसके बाद और जो लोग आएंगे उनको देख लेना। विद्यापति को भी पढ़ लीजिएगा, विद्यापति को पढ़ लेना है। विद्यापति पर भी आप थोड़ा सा अपना एक स्थिति बना लेना, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण पर्सनालिटी जो हम लोगों से पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण पर्सनालिटी कौन कौन है बिहार को जिनसे पूछा जाएगा? किससे पूछा जा सकता है? जिनको पूछो बुलवाना होगा बुलवा लेना, बाकी लोगों को मैं लिस्ट बना दे रहा हूं, पढ़ लेना। महावीर, जिनसे आपसे बिहार स्पेशल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महावीर, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महावीर। महावीर के साथ पढ़ लेना है बुद्ध को, बुद्ध को, आर्यभट्ट को, आर्यभट्ट को, कौटिल्य, कौटिल्य। इतने लोगों को एंशियंट काल में पढ़ लो, काम चल जाएगा, एंशियंट काल में काम चलेगा। वही मध्य काल में आकर के पढ़ लेना शेरशाह को, अक्सर क्वेश्चन शेरशाह के इर्द गिर्द घूमता है। मध्यकाल में शेरशाह को पढ़ लेना है, जी हाँ बहुत अच्छी बात है। मध्यकाल में शेरशाह को पढ़ना है, मध्यकाल में शेरशाह को पढ़ना है। गुरु आधुनिक काल में चलेंगे तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुरु गोविंद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम, हसन इमाम,
डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, मौलाना मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, ये तो कभी तो इनको तो हम लोग पढ़ाई दिए हैं, इनका नाम तो हो ही गया है, रामधारी सिंह दिनकर। इनके बाद कुछ लोगों का और नाम, अनुग्रह नारायण सिंह को पढ़ लो, बहुत काम के हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कर्पूरी ठाकुर, इस साल के लिए वीवीआई कौन रहेंगे? कर्पूरी ठाकुर, क्योंकि भारत सरकार ने उन्हें दिया है हाँ 49वें नंबर का, 49 का कौन सा, भारत रत्न से सम्मानित किया है, इसलिए इस साल के लिए बहुत चर्चित और फेमस रहेंगे कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण। जब समय मिले तो दशरथ माझी को पढ़ लेना, माझी द माउंटेन मैन, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, लिख लीजिए, हेडिंग लगा लो, उनको भी पढ़ लेना एक बार। और बीपी मंडल, मंडल कमीशन वाले, पिछड़े वर्ग का आरक्षण। इतने लोगों पर आपको धीमे 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 काम कर लेना है। अब इसमें से कोई आपका डिमांड हो तो फटाफट बताओ, किन्हीं पर सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, ये आपका हक है। अशोक पर, हाँ बताइए। सबका अलग अलग डिमांड है। ऑनलाइन वाले क्या करें, ये लिस्ट जो आप लोगों को कराया गया है, खुद से कोशिश करिएगा पढ़ने के लिए, या फिर हमको पढ़ाना पड़ेगा? हम ही पढ़ाएंगे। थोड़ा ज्यादा खींच जाएगा, क्योंकि 2 दिन तो जरूर लग जाएगा, 2-3 दिन लग सकता है। हाँ, देखो 10 मिनट खूब पेशेंस के साथ सुनो। बिहार लगभग 1200 वर्षों तक पूरा शिक्षा, संस्कृति और सत्ता का केंद्र रहा है, इसलिए बिहार के बिना हिंदुस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है, यह डंके के चोट पर कहा जाता है। जी हां, बिहार के बिना हिंदुस्तान का कोई मतलब नहीं है। जब से हिंदुस्तान में बिहार को इग्नोर किया गया, तब से पूरे देश की स्थिति खराब हो गई, हर क्षेत्र में। जब तक बिहार को सम्मान था, बिहार सत्ता का केंद्र था, तब तक हिंदुस्तान का पूरे विश्व में डंका बजती थी। और उसी समय हम लोग विश्व गुरु भी थे, नहीं थे? जब हम विश्व गुरु के रूप में विख्यात थे, उस समय सत्ता का केंद्र कहां था? बिहार था। यही है कि बिहार के लोगों में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी बात होनी चाहिए। तो इसी के क्रम में आपको इन सब पर्सनालिटी को पढ़ाया गया है। अब एंशिएंट काल में मैं नहीं बोलूंगा, आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं करूंगा। जैसे एंशिएंट काल में हमने महावीर, तो महावीर को कुछ बोल ही दिए हैं, बुद्ध को भी हमने बोल ही दिया है, बच गए हैं आर्यभट्ट। तीसरा नंबर कौन सा? आर्यभट्ट। महावीर को नहीं बोले हैं। आज ही तो बोले हैं, अब कितना सुनिएगा उसको। आर्यभट्ट एक नाम बचे हैं,
आर्यभट्ट। आर्यभट्ट में दो तीन चीजें आपसे पूछी जाएगी। गुप्त काल के विद्वान हैं, इनका काल कौन सा है? गुप्त काल के हैं। ये एक महान गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने गणित को खगोल से अलग एक विषय के रूप में स्थापित किया और एक पुस्तक लिखा आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय में उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण बताया है, पृथ्वी के संपूर्ण परिधि का मान बताया है और दशमलव प्रणाली को विकसित किया है। उसी को कहता है कि शून्य का आविष्कार किया है, ऐसा नहीं है। भारत में अंकमाला का ज्ञान तो ऋग्वेद में भी हम लोगों को देखने को मिलता है, जहां गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। कहा गया है कि नहीं? 8 कान वाली मतलब गाय। तो ऋग्वेद में अंकमाला का ज्ञान था ना। दूसरा अशोक। तो अशोक तो जितनी बातें करेंगे अशोक पर कम होगा, लेकिन थोड़ा सा जब डिमांड है आप लोगों का कि केवल सुनने का, तो 5-10 मिनट सुनाएंगे। देखो, उज्जैन अशोक के पिता बिंदुसार। बिंदुसार की 16 रानियां और 101 बेटे बने बच्चे, 101 बच्चा। रानियां कितना? 16। उतने ही काम में वो बिजी था। उसका कोई बड़ा उपलब्धि आप नहीं देखिएगा। किसी क्षेत्र को न जीता है न कोई बहुत महान काम किया है। किया क्या? विवाह और बच्चा। तो 101 हो गए। ज्ञात इतिहास में सबसे ज्यादा बच्चे उसी के हैं। ज्ञात इतिहास में सबसे ज्यादा बुतरू उसी का है। कै गो? उसका दर्ज हो गया है। मानो उससे ज्यादा वाला का आप लोग उम्मीद करते हैं क्या? हाँ, विवाह में मैं एक व्यक्ति को पढ़ाऊंगा, आधुनिक काल में आपको कोई बात कर लूंगा कि 80 शादियां किया था। तो विवाह में एक उसको पढ़े, एक चौधरी जी थे बंगाल के, 80 विवाह किए थे जीवन में, ठीक है। और बच्चों में मैं इसका देखा हूं कि 101। वाकई में महिलाओं पर जबरदस्त शोषण हुआ है और महिलाएं ही है कि इस शोषण को बर्दाश्त करती रही हैं। सच में उनको इतना बड़ा शोषण नहीं होना चाहिए। अब कुछ महिलाएं ऐसी थी कि विवाह के दिन ही पति को देख पाती थी, उसके बाद आजीवन उस पति की याद में ही जीवन जीना पड़ता था। बताओ ऐसे चलेगा रे? नहीं चलेगा। तो ये ठीक नहीं है, छोड़ो हटाओ। तो अशोक पर बातें करेंगे। सर, अशोक जो प्रारंभ में उज्जैन का गवर्नर था उसे उज्जैनी कहा गया। क्या कहा गया? उज्जैनी कहा गया। लेकिन महत्वाकांक्षा खूब थी उसमें कि राजा हम ही बनेंगे, मेरे से ऊपर कोई नहीं बनेगा। और बिंदुसार चाहता था कि सबसे बड़ा बेटा सुसीम को राजा बनाए। बिंदुसार चाहता था कि सुसीम को राजा बनाए, जबकि अशोक का था कि राजा हम ही बनेंगे। उज्जैन से निकला, अपना तलवार वलवार लेकर के पटना पहुंच गया, कहा कि राजा हम ही बनेंगे। और राज्य बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया। कितना को मारा है? सबसे छोटका को छोड़ दिया। सबसे छोटा पर लोगों को दया में आ जाता है कि नहीं? हाँ, स्वाभाविक सी बात है, सबसे छोटा पर दया आ जाता है। तो अपने 99 भाइयों की हत्या कर पटना के अगम कुआं में डाल दिया और सबसे छोटा को उसने माफ कर दिया, कहा कि जाओ भाग। और फिर अपना राज्याभिषेक करवाया। भ्रातृहंता वंश, इसी वंश को भ्रातृहंता बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जिस व्यक्ति ने अपने भाई की हत्या करके राजा बना हो वो किसी का सुनेगा क्या? किसी का नहीं सुन सकता है। फिर उसने कलिंग को देखा कि बड़ा खूबसूरत राज्य है, आक्रमण किया। 261 ईस्वी पूर्व 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख की आत्माएं अभी युद्ध मैदान में तड़प रही थी। किसी का हाथ, किसी का पैर, कहीं लही लुहान छटप रहा था। जब युद्ध में गया तो देखा कि ये हालात हैं। घोषणा किया कि अब युद्ध नहीं, शांति नीति, और राजदूत नहीं भेज करके धर्मदूत भेजेंगे। और घर आया
तो आप भी कभी कहीं आते हो ना, देख करके किसी चीजों को, तो मन विचलित हो जाता है, आहत हो जाता है, ओह क्यों ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात में करवट करवट बदलता है, नींद नहीं आती है, आता है, हाँ बहुत करवट बदलने वाला आदमी बैठा है इसमें, है कि नहीं है? रात में नींद नहीं आती है, पता चला 12 बजे से सोने का कुछ, हाँ आजा, लोरी सुनने का आदत है, और लोरी मिल नहीं रहा, कैसे सुनेगा जी, कैसे रहा है जी, लल्लू गई क्या, सुनो। अब वो अशोक को नींद ही नहीं आ रहा था, कल सुबह में भी वो परेशानी। कभी कभी छोटे बच्चे भी इतने ज्ञान दे जाते हैं कि जीवन में उसके लिए इंसान तड़पते रह जाता है, और तुम सोचते रह जाओगे कि तुमको कैसे पता है रे। अब एक सुसीम का बेटा, बड़का भाई जिसका हत्या किया था, उसका बेटा निकल गया, चाचू बहुत बेचैन हो, अरे नहीं तुम बाद में क्या जानोगे, 7 साल का बच्चा है, अरे बहुत परेशान हो, अरे तुम क्या जानोगे, परेशान नहीं है, एकदम ठीक है यार। कहा कि अरे मत छुपाइए ना, एक ही इलाज है इसका, बौद्ध धर्म। 7 साल का बच्चा प्रेरित कर रहा है बौद्ध धर्म, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को निकटता लिया, अब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, अपना बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र को श्रीलंका भेज दिया कि जा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, जबरदस्त उड़ाओ, बौद्ध धर्म की काम करो, है कि नहीं है। आदमी भी, जीवन भी उसका थोड़ा जटिल रहा है, अब उतना सुनने के लिए आप सक्षम नहीं हो, मैं नहीं सुना रहा हूं, नहीं है। हाँ 5 शादियां उसने भी किया, महान लोगों के जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। अब मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं एक से ज्यादा करने के लिए, है कि नहीं है। हाँ ऐसा मत सोचना कि प्रेरित कर रहा है मास्टर, नहीं, महान लोगों की ये उपलब्धियां है, जिधर जाता है उधर घर बना लेता है कि नहीं है। और उसमें उसी की एक पत्नी थी, तिस्य रखा या तिस्य रक्षा, नाम सुना है, तिसारख भी लिखा होगा कहीं कहीं। जब महादेवी जो मुख्य रानी थी उनकी मृत्यु हो गया, तो ये जब महादेवी की मुख्य रानी के रूप में जब प्रमोट हुई, तब अशोक बौद्धिस्ट बन गया था। अब वो जाकर के बोधि वृक्ष से लिपटे रहता था। अब बताओ कोई महिला इसको बर्दाश्त करेगी, ये तुम लाया है या तुम जाके बोधि वृक्ष से लिपटे रहता है, तो हमको कौन देगा यार। अब जाकर के उसको कील चुभा दी बोधि वृक्ष को। क्वेश्चन पूछते रहता है कि किसने बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाई थी, वो किलुए चुभा दी, बोधि वृक्ष को सुखा दिया। आज तक 2 लोगों ने बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाया है, एक शशांक और दूसरा ये अशोक की बीवी, एक थी कारू वाकी। वो इलाहाबाद की तरफ जा रहा था, जब उज्जैन का गवर्नर था तो रास्ते में मिर्जापुर के पास बसा लिया, है कि नहीं है। हाँ उसे इतना ही कांटेक्ट था कि जब आएंगे हम इलाहाबाद तो थोड़ा दिन रुकेंगे, और फिर जब पटना के लिए लौटेंगे तो रुकेंगे, बाकी वो कभी पटना नहीं आई है, ठीक है। हाँ थोड़ा हटाओ, नहीं तो ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। हाँ पढ़ने का चीज है अशोक के नीतियों को। अशोक ने क्या बनाया, तो धम्म एक नीति है, धम्म नीति बनाई। अशोक का वो धर्म नहीं है, अशोक की नीति है। धम्म अशोक का धर्म नहीं है, अशोक की नीति है, जो सभी धर्मों के अच्छी नीतियों का संग्रह किया है। उसमें सब धर्म के अच्छा अच्छा नीति है, उसमें सब धर्म का अच्छा अच्छा नीति है उसमें। अब अशोक ने वहीं पर नारा दिया है, जियो और जीने दो का। बड़ों के प्रति आदर सम्मान की बात की है, जबकि छोटे के प्रति प्यार स्नेह और करुणा का भाव बताया है। प्यार स्नेह और करुणा का भाव बताया है। उन्होंने अपने धम्म नीति में जीवन के हर आदर्श को भरा है। धम्म महामात्र की नियुक्ति किया कि धम्म महामात्र ही इस धम्म नीति के प्रसारक होंगे, लोगों को इसके बारे में बताएंगे। वो चला। अशोक के सबसे अच्छे क्या है, उसके काम। अशोक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, उसकी काम। सबसे बड़ी विशेषता है काम। कौन काम रे भाई, कि उसने सड़कें बनवाना शुरू किया, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाना शुरू किया, कुआं खुदवाना शुरू किया, पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए दवा दारू का व्यवस्था, चिकित्सालय का प्रबंध किया, और आज का नीति निदेशक तत्व संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 को यदि अवलोकन करो तो अशोक से मिल जाता है। मिलता है कि नहीं। अशोक का वो
चक्र, अशोक का चक्र हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, चुस्त दुस्त और कर्मठ प्रशासन का प्रतीक के रूप में हमने स्वीकार किया है। तो ये अशोक थे, बाकी इसके अंदर में नहीं चलना है। हाँ, सारनाथ से लिया गया है। इसके बाद चाणक्य भी शायद आपको पढ़ना था, तो चाणक्य पर 2-4 मिनट आपसे बात करने का मौका मिलेगा, तो यही बात करेंगे, ज्यादा सोच रहे हैं कि ज्यादा ना करें। देखो चाणक्य ने क्या लिखा, क्या है चाणक्य ने? अर्थशास्त्र को लिखा, 15 भागों में बटा है, 180 उपभाग है, भाषा संस्कृत है और विषय राजनीति विज्ञान है। 1904 में पहली बार अर्थशास्त्र को ढूंढा किसने था? आर्य शर्मा शास्त्री ने। किसने ढूंढा? आर्य शर्मा शास्त्री ने। अशोक चाणक्य ने उसमें एक राज्य और राज्य की नीतियों, राजा और प्रजा के संबंधों को बताया है कि राजा को हमेशा निरंकुश होना चाहिए। आप भी यदि घर में परिवार से बिलोंग्स करते हो तो ध्यान रखना, परिवार का यदि मुखिया हो, गार्जियन हो, तो आपको निरंकुश होना चाहिए। महिलाओं को नहीं, महिलाओं को तो पढ़ना चाहिए क्या? स्मृतियां पढ़नी चाहिए। महिलाओं के लिए क्या है समाज में? स्मृतियां है। मनु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, जिसमें कहा गया कि महिला को अधीन रहना चाहिए। बाल्य अवस्था में पिता के, यौवन अवस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये स्मृतियां है, तो महिलाओं को उसको ज्यादा पढ़ो, ठीक है। लेकिन आज की 21वीं सदी की महिला बहुत दिक्कत होता है स्मृतियों पर, समझ रहा है ना। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक तरफ जहां स्मृतियों में नारियों को देवी कहा गया है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते, यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, वही दूसरी तरफ नारियों पर कटाक्ष भी किया गया है कि पूर्व जन्म के पाप का फल इस जन्म में महिला के रूप में जन्म है। ये मैं नहीं, मनुस्मृति में कहा गया है। अब आज तक हमको समझ में नहीं आया कि दोनों में सही क्या है, कि एक तरफ तुम कह रहे हो कि जत नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरे तरफ कह रहे हो कि पूर्व जन्म के पाप का मतलब इस जन्म में नारी है। और तीसरे तरफ उस पर आप बैंडिंग कर रहे हो कि महिलाएं स्वतंत्र नहीं है, संपत्ति में हिस्सा नहीं है, कोई भागीदारी नहीं देंगे। ये सब मनुस्मृति है, ठीक है। इसलिए बहुत कंफ्यूजन होता है इन चीजों में। अब जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ेगी ना, देखिए हम लोग का स्कूलिंग क्यों खराब हो गया, क्योंकि उस समय हमारे अंदर चेतना नहीं थी। आज आप 7वीं 8वीं 9वीं क्लास का किताब पढ़ के देखना, इतनी बातें आप में भरेगी ना कि उसका 10% भी उस समय नहीं भरता था। उस समय हम लोग क्लास पास करने के लिए पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे कि 6वीं से 7वीं में चल जाना है। अब किताब में क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। उस समय मतलब एक ही था कि परीक्षा में क्या पूछेगा। अरे बातें वही थी ना कि परीक्षा में क्या पूछेगा, और इसी में हम लोगों ने बहुत चीजों को गड़बड़ कर दिया। तो चाणक्य यही है, चाणक्य जिन्होंने एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, कई बार बोल चुके हैं, आगे बढ़ा लो, इनकी जगह पर किसी और को बोल देते हैं। गुरु गोविंद सिंह भी एक नाम आपको सामने होगा, गुरु गोविंद सिंह का नाम एक आपके सामने होगा। अच्छा, शेर शाह का भी है ना, चलो ठीक है। शेर शाह काहे कल पढ़ा दीजिएगा। बोलना है तो 2-3 मिनट लेट तक बोल देंगे। सुन, अच्छा सबको पढ़ाना है ना, तो बता ही तो रहे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाल, आप लोग के आदेश का मैं कभी अवहेलना करता हूं? नहीं करता हूं। तो अगर तुम लोग कहेगा कि सर इतना ही को 1 महीना पढ़ाइए, तो पक्का मैं इतना ही को 1 महीना पढ़ाऊंगा। हाँ, एक क्लास में। सुनो, शेर शाह, महत्वाकांक्षा कभी ना परिवार देखती है, और महत्वाकांक्षा ना कोई धर्म देखता है, ना कोई जाति देखता है, ना घर देखता है, ना द्वार देखता है। महत्वाकांक्षा सिर्फ एक व्यक्ति को देखता है। शेर शाह को देखना, जीवन क्या कमाल का जीवन है। बचपन में दादा हसन सुरी जौनपुर में एक अस्तबल में काम करने वाला व्यक्ति, और बचपन का नाम फरीद खां। एक रूम में 7 भाई बहनों के साथ रह करके जीवन यापन करने वाला व्यक्ति फरीद खां
सुनो, महत्वाकांक्षाएं जागृत हुई उसे, तो आकर के उस समय बिहार में हसन खां एक जमींदार हुआ करते थे, हसन खां नुहानी। उस हसन खां नुहानी के यहां उन्होंने नौकरी कर ली। हसन खां नुहानी की मैडम को जाना था और उनके साली को जौनपुर। आज पहुंचाएंगे सर, है कि नहीं है? ये मौका कहां से छूटने वाला है। पहुंचाने के लिए निकल रहा था, 2 मिनट 1 मिनट में बोलना है। हाँ, पहुंचाने के लिए जब निकल रहा था तो रास्ते में जैसे आप जाओगे ना, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करोगे, बहुत घना जंगल मिलता है, और जंगलों में देखा कि और शेर दहाड़ दिया, और साथ में महिला का सिक्योरिटी बना हो तो उस समय ताकत दोगुना हो जाता है कि नहीं है? निकाला तलवार और सर को धड़ से अलग कर दिया। बस अरे कूद गई साली ओ हसन खां लुहानी की। अरे वाह, वही नाम रखा उसी समय, क्या शेर खां, मूछ पत्ताव देते हुए व्यक्ति निकला, है कि नहीं है? हसन खां लुहानी से भी बातें नहीं बनी, बातें नहीं बनी, छोड़ दिया। बाबर की सेना में नौकरी की, बाबर के पास गया। एक बार बाबर वो बतिया रहा था कि मेरा बेटा हुमायूं, देखो एक पिता के लिए एक बेटा गजब का लगता है, चाहे बेटा कैसा भी हो। बाबर कह रहा था मेरा बेटा हुमायूं एक दिन मेरे से भी ज्यादा बड़ा साम्राज्य खड़ा करेगा। शेर खां ने कहा गुस्ताखी माफ हो सुल्तान, लेकिन आपके बेटा के लिए तो मेरे लिए हथियार की भी जरूरत नहीं है। बाबर को लग गया कि आदमी में बहुत खतरा है, देखिए बहुत खतरा है, और युद्ध भी, खनवा के युद्ध में लड़ा बाबर के साथ, हल्का मचा दिया एक सेना के रूप में। जैसे ही बंगाल में बाबर आए अफगानों के खिलाफ, तो शेर खां अफगानी था, कहा मेरे भाइयों पर हथियार चलाओगे घाघरा में, हम आपके तरफ से लड़े? इसी को स्वाभिमान बोलते हैं। हाँ यार बड़ा नहीं लड़ेंगे, इस्तीफा लिख दिया। तब तक यहां नुहानी चले जा चुके थे, और उनकी विधवा कौन लाड थी, उनकी विधवा से विवाह कर लिया, और जैसे ही विवाह किया राजा बना, है कि नहीं है? हाँ विधवा थी, विवाह कर लिया, रानी थी, आगे चलाएंगे राज्य हम ही। चौसा का किला, हुमायूं जा रहे थे, इधर गए थे घूमने के लिए बंगाल, उधर से लौटा तो देखा हुमायूं कह रहे पोस्टर लगा हुआ है कि इलाका शेरशाह का है, मेरे राज्य में पोस्टर लगवा दिया। अब बताओ कोई राजा बर्दाश्त करेगा? ये इलाका शेरशाह का है, इधर से नहीं जाने का। हुमायूं ने कहा कि चलो घेरो उसको, कहां है? उस चौसा के किला में बंद था। हुमायूं 4 महीने तक वहीं पर कैंप कर दिया, कहा कि इसी पर देखेंगे। उसको भी पता था कि आने दीजिए बरसात, आषाढ़ का महीना चल रहा है, सावन आने दीजिए। वो आषाढ़ी मेघ, और आषाढ़ी मेघ के बाद वो झमझमाता हुआ बरसा, हुमायूं का सारा शस्त्र अस्त्र, और खुद हुमायूं भी बहने लगा। वही कर्मनासा नदी में हुमायूं डूबने लगा, पानी पीने लगा, तो एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई। पूछा कौन है? कहा हुमायूं। कहा पहले बताता तो मार देते उसी में। चुट्टा हुमायूं, है कि नहीं है? भाग जाओ यहां से। हुमायूं फिर दिल्ली गया, वहां से सेना लेकर के आई, और कन्नौज ना आपको उत्तर प्रदेश, जी हां वहीं पर तो है कालिंजर, याद है सबको? वहीं पर अंतिम युद्ध किया हुमायूं, फिर वहीं पिटाया, और पिटाने के बाद गायब। शेरशाह हाँ अलग है, बेलीग्राम ठीक है। अब वहां जो है, सुन लीजिए कोई बात नहीं, उस फैक्ट्स को ठीक कर लीजिएगा। अब वहां जो है हारने के बाद हुमायूं निर्वसित हो गया, और निर्वसन होकर के गया कहां? ईरान। ईरान, वहां से कहानी फिर बदलते चली गई, और बदलते हुए कहानी का कल बात करेंगे। हुमायूं जो 7 दिन 7 कपड़े और अंगूठी पहना, जीवन भर ठोकरे खाता रहा, और अंत में ठोकर खा के ही चला गया। कल इसको पूरा कर